हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग सीएसआईआर नेट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आया था वो क्या आया था, एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया था, इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड और -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका एचएनएमआर स्पेक्ट्रम पूछा था। तो सबसे पहले दोस्तों ये कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि इस कॉम्प्लेक्स में दो रिंग है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन की दो रिंग है, एक ईटा 1 रिंग है और दूसरी जो है वो ईटा 5 रिंग है। यहाँ पे इस रिंग की एप्लिसिटी कितनी है, ईटा 1, और इस रिंग की एप्लिसिटी कितनी है, ईटा 5। यहाँ पे दो कार्बोनिल लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स कई बार एग्जाम में आ चुका है। कभी इसका C13 NMR पूछ लेते हैं, कभी फ्लैक्शनलिटी पूछ लेते हैं और कभी इसका HNMR पूछ लेंगे। तो सबसे पहली बार इसको हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो दो रिंग है, एक ईटा 5 और एक ईटा 1 रिंग जो है, ये रिंग कैसी होती है। इस रिंग की वजह से ये जो मॉलिक्यूल होता है फ्लैक्शनल होता है। तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, फ्लैक्शनल मॉलिक्यूल। फ्लैक्शनल मॉलिक्यूल होता है ड्यू टू ईटा 1 रिंग की वजह से होता है, ठीक है। ये फ्लैक्शनल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है ये फ्लैक्शनल होगा। फ्लैक्शनल होगा दैट इज यहाँ पे जो ईटा 1 रिंग है वो 1 to मेटल शिफ्ट करती है और ये रिंग रोटेट होती रहती है ऐसे, ठीक है। इस रोटेशन को 1 to शिफ्ट को हम लोग कहते हैं रिंग विजिंग। तो हमें पता चला कि एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड द मॉलिक्यूल इज फ्लैक्शनल। मॉलिक्यूल इज फ्लैक्शनल। फ्लैक्शनल फ्लैक्शनल क्यों होता है, ड्यू टू रिंग विजिंग। ड्यू टू रिंग विजिंग इन ईटा 1 रिंग। ईटा 1 रिंग जो है उसमें रिंग विजिंग होती है। रिंग विजिंग को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, रिंग विजिंग दैट इज हमने अगर एक ईटा 1 रिंग हमने इसे बनाई है तो देखिए यहाँ पे एक जो मेटल लगा हुआ है ये ऐसे मेटल है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 है, 3, 4, 5। तो क्या होता है कि इसमें मेटल का 1 to मेटल शिफ्ट होता है, दैट इज ये मेटल जो है वो दूसरी पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से ये दूसरी पोजीशन पे ऐसे शिफ्ट हो जाता है, दैट इज यहाँ पे मेटल लगे दूसरी पोजीशन पे। फिर क्या होगा, फिर रिंग विजिंग होगी, ये नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे मेटल लग गया, ये पोजीशन पे आ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग विजिंग बोलते हैं, रिंग विजिंग। इस रिंग विजिंग इतनी फास्ट होती है कि यहाँ पे रोटेशन इतना फास्ट होता है कि सारे के सारे जो प्रोटॉन है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विवेलेंट हो जाते हैं, इसीलिए एक ही सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो रिंग विजिंग की वजह से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉलिक्यूल फ्लैक्शनल होगा और रिंग विजिंग की वजह से ये जो ईटा 1 रिंग के सारे प्रोटॉन हैं वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं और एक सिग्नल देते हैं। सिमिलरली जो ईटा 5 रिंग है उसके जो प्रोटॉन है वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट है, इसलिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे दो सिग्नल मिलते हैं, एक ईटा 5 रिंग के लिए और एक ईटा 1 रिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड मॉलिक्यूल इज फ्लैक्शनल ड्यू टू रिंग विजिंग इन ईटा 1 रिंग एंड two peaks, two H1NMR peaks, two peaks are observed। दो पीक ऑब्जर्व होती है, दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ईटा 5 रिंग के लिए एक पीक मिलती है 5 प्रोटॉन्स के लिए, और एक रिंग जो है वो ईटा 1 जो रिंग है उसके लिए 5 प्रोटॉन्स के लिए एक रिंग मिलती है। ये कब मिलता है आपको, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल पे जब हम टेम्परेचर डाउन करेंगे
-80 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर करेंगे तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो रिजिड हो जाएगा, और रिजिड होने के साथ साथ जो ईटा 1 रिंग में जो रिंग विजिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी और मॉलिक्यूल फ्लेक्शनल नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होता है, बट एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड नो रिंग विजिंग, नो रिंग विजिंग, रिंग विजिंग नहीं होती है, ठीक है। एंड देयरफॉर मॉलिक्यूल इज रिजिड, मॉलिक्यूल इज रिजिड, मॉलिक्यूल रिजिड होता है। रिजिड मींस मतलब ये है कि फ्लेक्शनलिटी यहाँ पे नहीं होगी, दैट इज नो फ्लेक्शनैलिटी, फ्लेक्शनैलिटी, ठीक है। उस केस में अगर इस मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ करेंगे तो हम कहने में कैसा दिखेगा कि मान लीजिए ये ईटा 1 रिंग है, ठीक है, ये ईटा 1 रिंग है जिससे आयरन एटम जुड़ा हुआ है, और दूसरी रिंग कौन सी है जो कि ईटा 5 मैनर में जुड़ी हुई है, कुछ इस तरह से। ये ईटा 5 रिंग हो गई, और ये जो रिंग है ये ईटा 1 रिंग हो गई। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि कितने प्रोटॉन हैं, कि इस रिंग में 5 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये हो गया, दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ए टाइप का हो गया, ठीक है, दो प्रोटॉन जो हैं वो बी टाइप के हो गए, दो प्रोटॉन बीबी टाइप के, और जो दो प्रोटॉन हैं वो सीसी टाइप के प्रोटॉन। तो इसमें इस रिंग में ईटा 5 रिंग जो है उसके सारे प्रोटॉन ऑलरेडी इक्विवेलेंट है, बट एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 टाइप्स के प्रोटॉन है यहाँ पे, एक प्रोटॉन एक तरह का है, दो प्रोटॉन एक तरह के, और जो सी टाइप के प्रोटॉन है वो एक तरह के, दैट इज यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स के लिए एक सिंगलेट मिलेगा। 5 प्रोटॉन सिंगलेट वो किसके लिए होगा, वो ईटा 1 ईटा 5 रिंग के लिए, ठीक है, ये ईटा 5 रिंग के लिए 5 प्रोटॉन सिग्नल मिलेगा। अब ईटा 1 रिंग के लिए देखेंगे एक सिग्नल मिलेगा, वो सिग्नल 3 कंपोनेंट में टूटा होगा, दैट इज 2 प्रोटॉन सिंगलेट एंड 2 प्रोटॉन सिंगलेट, 2 प्रोटॉन सिंगलेट एंड 2 प्रोटॉन सिंगलेट एंड 1 प्रोटॉन सिंगलेट, यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। ये जो पिक्स है वो किसके लिए मिलेगी, ईटा 1 रिंग के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन के लिए एक पीक जो कि बी टाइप के हैं, फिर 2 प्रोटॉन के लिए एक पीक जो कि सी टाइप के हैं, और 1 प्रोटॉन एक पीक जो कि ए टाइप का है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इस मॉलिक्यूल में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉलिक्यूल पूरा फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल क्यों है, क्योंकि ईटा 1 रिंग जो है वो रिंग विजिंग करती है। रिंग विजिंग का मतलब 1 2 शिफ्ट होता है, यहाँ पे रोटेशन इतना फास्ट होता है कि सारे के सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका स्पेक्ट्रा करते हैं तो एक इसके लिए पीक और एक इसके लिए पीक मिलती है। तो 2 पीक हमें लिए मिलती है 5 प्रोटॉन्स के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बट जैसे टेम्परेचर डाउन करते हैं मॉलिक्यूल में फ्लैक्शनलिटी खत्म हो जाती है, और मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन फ्लैक्शनल होता है, रिजिड होता है, दैट इज 1 2 विजिंग नहीं होती है। उस केस में ईटा 5 रिंग के लिए एक सिग्नल, और ईटा 1 जो रिंग होती है एक प्रोटॉन के लिए एक सिग्नल, 2 प्रोटॉन बी टाइप के लिए एक सिग्नल, और सी प्रोटॉन के लिए एक सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी का रेशियो है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी वो कितना हो जाता है, 5:2:2:1 के रेशियो में होता है। ओके, तो ये दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको किस बुक में मिल सकता है, आप देख सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मिसलर एंड टार की बुक ले सकते हैं। मिसलर एंड टार की जो बुक है उसमें ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई थी, एक रिएक्शन लिखी हुई थी जिसमें आपको प्रोडक्ट बताना था। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में ये जो रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल है कौन सी, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये हमें कैसे पता लग गया, ये हमें इस तरह से पता लग गया कि यहाँ पे एक ब्रिजिंग लिगैंड है। जब भी किसी भी रिएक्शन में जब ब्रिजिंग लिगैंड लगा होगा तो उस केस में जो रिएक्शन है वो मोस्ट प्रोबेबल जो है वो कैसी होती है, इनर स्फीयर रिएक्शन होती है। तो इसमें हमें प्रोडक्ट बताना था। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म हम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या होगा, ये दो कॉम्प्लेक्स जो है CONH3 होल 5 Cl2 प्लस है,
और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है CrH2O होल 6 2+ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी है, +3 है। +3 के केस में इसमें D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। D6 ऑक्टाइडल है, कोबाल्ट D6 ऑक्टाइडल में, और ये Eg ऑर्बिटल हो गई, और ये कौन सी हो गई, T2G ऑर्बिटल। कोबाल्ट D6 ऑक्टाइडल में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरली देता है अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन होगा। लो स्पिन के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए कि जो T2G ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। जब भी T2G ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगी तो उस केस में कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट होगा। ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट है। ठीक है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स देखते हैं, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। इस केस में ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D4। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये T2G D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसमें Eg ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन होगा, क्योंकि वाटर एज अ वीक फील्ड लिगैंड एंड देयरफॉर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस मेटल को जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। तो दैट इज यहाँ पे Eg में जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किस में जाएगा, इस Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे कि आगे क्या होता है। तो पहले बात हम देखते हैं कि यहाँ पे Eg से Eg में ट्रांजिशन हो रहा है और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन। और हाई स्पिन के साथ जब देखिए जो Eg ऑर्बिटल कैसी है, इनकम्प्लीटली फील्ड है, इनकम्प्लीट फील्ड है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जितने होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल होते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, सभी के सभी लेबाइल होते हैं। दैट इज ये कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल होगा। तो इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है। सबसे पहली बात है कि इसमें क्या करेंगे, इन दो कॉम्प्लेक्सेस में ये क्लोराइड आयन इस मेटल पे अटैक करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। रिमूव होने के साथ साथ यहाँ पे एक ब्रिज स्ट्रक्चर बनेगा। दैट इज एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और ये बनाएगा NH3 होल 5 CO Cl Cr H2O होल 5। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे ब्रिजिंग हो गई, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस हुआ है। अब इस पे चार्ज कितना है, +2, और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +2। तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, ओवरऑल चार्ज जो है वो यहाँ पे +4 हो जाएगा। हमें पता है कि जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 थी और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां पे हो रहा है, Eg से Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे दिखाएंगे, कुछ इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन जो है क्रोमियम से लिगेंड की तरफ गया, ब्रिजिंग लिगेंड। अब इस ब्रिजिंग लिगेंड से कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब देखिए एक ही ब्रिजिंग लिगेंड दो मेटल सेंटर पे ब्रिज कर रहा है, इस टाइप की मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट अटैक। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट अटैक बोलते हैं। तो यहाँ पे एडजेसेंट अटैक के थ्रू ये रिएक्शन फॉलो हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो क्लोरीन है ये ट्रांसफर हो जाएगा क्रोमियम को। ठीक है, तो क्रोमियम को ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो एक ये बना दे CrH2O होल 5, ये Cl बन जाएगा। ठीक है, और चार्ज पे कितना आएगा, 2+ चार्ज आएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इतना ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज +2 हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि CuNH3 होल 5 2+ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है वो फर्दर इससे रिएक्ट करेगा इस कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स से और बना देगा CuNH3 होल 5 H2O 2+ कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 हाइड्रोनियम आयन। तो 5 हाइड्रोनियम आयन फिर से आते हैं यहाँ पे, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H3O+, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H3O+ आएंगे और जितने अमोनिया लिगेंड लगेंगे उनको रिप्लेस कर देंगे। तो ये बना देगा, क्या बना देगा, CuH2O होल 6 2+ एंड प्लस
क्या बनेगा 5 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये, और बी क्या हो गया आपका ये प्रोडक्ट हो गया, ए और बी प्रोडक्ट होगा। और ये रिएक्शन कैसी होगी, इनर स्फीयर मैकेनिज्म होगी। इसमें एक और चीज नोटिस करने वाली है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां पे हो रहा है, Eg से, दैट इज Eg जो होती है वो सिग्मा स्टार वाली ऑर्बिटल होती है, ठीक है। Eg से कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, Eg में, दैट इज सिग्मा स्टार में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांजिशन हो रहा है सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत ही फास्टर होगा, तो फास्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। इस मैकेनिज्म को आप कौन सी बुक में मिल सकती है, आपको हुई में ये बहुत अच्छे से मिल जाएगी, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, एक D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे टर्म सिंबल, D3 कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 5d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू क्या होती है, +2, +1, 0, -1 एंड -2। जो कैपिटल L की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मॉड m, दैट इज 2 + 1 + 0, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और +3 जो की वैल्यू है वो कितनी होगी, 3। अब हमें टर्म पता करना है, टर्म कौन सा होगा, टर्म कैसे पता करते हैं, L की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है, तो उसके लिए जो पॉसिबल टर्म है वो क्या होते हैं, S, P, D, F, G एंड सो ऑन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है वो क्या हो गया, टर्म हो गया F। अब इस पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा होती है, दैट इज यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई आपकी, 4 होगी, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 4, तो F4 टर्म हो गया। अब यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे, J की वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास कैपिटल S की वैल्यू होनी चाहिए। तो S की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ J लिखेंगे, पॉसिबल J वैल्यूज लिखेंगे। पॉसिबल J वैल्यूज क्या होती हैं, वो होती है L + S से करस्पॉन्ड करती है L - S का। तो हमें पता है कि पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, L की वैल्यू है 3, S की वैल्यू कितनी है 3/2, से कितनी होनी चाहिए 3 - 3/2 होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये हो जाएगी 9/2, ठीक है। और ये मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो इस केस में बीच की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 9/2, फिर 7/2, फिर 5/2 एंड 3/2 पॉसिबल G वैल्यूज हो गई। तो पॉसिबल टर्म सिंबल्स क्या हो गए, पॉसिबल टर्म सिंबल, तो पॉसिबल टर्म सिंबल हो गए आपके F4 9/2, F4 7/2 एंड F4 5/2 एंड F4 3/2। ये पॉसिबल टर्म सिंबल होगा। अब इसके लिए आपको मालूम है कि जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है उसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल होता है। ग्राउंड स्टेट टर्म जब अगर लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो ग्राउंड स्टेट टर्म वो होगा जिसमें J की वैल्यू स्मॉलर होगी। अगर मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ग्राउंड स्टेट टर्म वो होता है जिसमें J की वैल्यू हायर होती है। तो यहाँ पे ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म वो होगा जिसमें J की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, दैट इज यहाँ पे F4 3/2 जो है वो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।